गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर फोर्थ स्टैंजा के साथ काव्यांश के साथ मैं उपस्थित हूँ। चलिए तो बात करते हैं कि आगे का जो स्टैंजा है इसको हम कैसे लेकर जाएंगे और इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए बच्चों, हम इसकी जो फोर्थ स्टैंजा है बादल को घिरते देखा से, इसकी हम लोग इसको थोड़ा सा इजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं रीडिंग इसकी लगाऊंगी, उसके बाद आइए आपके सामने है ही कुछ लाइनें तो इनको देखेंगे। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसमें बच्चों संदर्भ मैंने पहले भी बताया है, पूरी कविता का जो संदर्भ होता है वो एक ही होता है। सॉरी, तो संदर्भ वही लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के भाग 1 के बादल को घिरते देखा नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो नागार्जुन जी हैं। ठीक है, अब संदर्भ की अगर प्रसंग की बात करें तो प्रसंग हर काव्यांश के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जो उसमें जो उसके क्या कवि उसमें कहना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा बदलाव उसमें आ जाता है। तो इसमें जो प्रसंग होगा बच्चों वो होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से जो कवि ने हिमालय के ऊपर जो मनोहारी चित्रण किया है, जो कस्तूरी जो मृग है उनके विचरने का, उनके घूमने का, उनके स्वभाव का, तो वो हमें हमारे पास तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो चलिए अर्थ की ओर रुख करेंगे, व्याख्या देखेंगे इसकी। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, सबसे पहले जो इसके हार्ड वर्ड्स हैं जरा इनको देख लें। सबसे पहले दुर्गम को देखेंगे, जहां पहुंचना कठिन हो, बर्फानी बर्फ से ढकी हुई। 7 सहस्त्र बच्चों सैकड़ों हजारों, अलख नाभि अदृश्य नाभि जो दिखाई न दे उस नाभि को कहते हैं। उसका निज माने अपना, स्वयं का, उन्मादक परिमल मीन्स होता है बच्चों नशीली सुगंध, धावित माने दौड़ना, तरल मीन होता है बच्चों चंचल, तरुण मीन जवान, कस्तूरी मृग जिनकी नाभि में कस्तूरी छिपी हुई होती है उनको बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, यानी कवि हमें बताते हुए कहते हैं कि हिमालय की पर्वत की बर्फ से ढकी हुई उन दुर्गम घाटियों पर जहां पहुंचना अत्यंत मुश्किल होता है, जो शत सहस्त्र हजारों फुट ऊंचाई पर होती हैं, पहुंचना असंभव सा लगता है। मैंने वहां भी अलख नाभि से उठने वाले, अलख नाभि जो दिखाई ना दे, जो अदृश्य नाभि होती है, जो किसके अंदर होती है, हिरण के अपने ही अंदर होती है, निज के ही उन्मादक परिमल, निज माने अपने ही अंदर से, उन्मादक परिमल मदहोश करने वाली सुगंध जब आ रही है, उसके पीछे धावित होकर, उसके पीछे दौड़ते हुए तरल तरुण चंचल और जवान कस्तूरी मृग को, जिसके अंदर कस्तूरी होती है, उस मृग को मैंने भागते दौड़ते कस्तूरी को ढूंढते हुए देखा है और अपने पर चिढ़ते देखा है। जब उसको वो मिलती नहीं है तो उस पर उसको चिढ़ता है, वो आता है। मान लीजिए मैंने कोई परफ्यूम लगाया हुआ है, कोई सुगंधित वस्तु लगाई हुई है और मैं उसको ढूंढ कहाँ रही हूँ, सारे घर में ढूंढ रही हूँ, वो मुझे मिल नहीं पा रही है, तो खींच अपने आप पर उठनी स्वाभाविक है। तो इसी तरीके से हिरण की जो वो खुशबू है कस्तूरी की, वो उसकी अपनी नाभि से आती है, वो उसको दौड़ता रहता है, भागता रहता है, उस बर्फीली जो पूरा पर्वत है उस पर दौड़ रहा है, भाग रहा है, नहीं मिल रहा है तो उसको अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैं ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ। तो कवि कहता है कि मैंने उस मृग को दौड़ते भागते देखा है और उस मनोहारी दृश्य को देखते देखते मैंने उस बादल को भी घिरते हुए देखा है, बादल को चारों ओर से आते हुए देखा है, आकाश को ढकते हुए देखा है। बड़ा मनोहारी चित्रण इसमें कवि ने प्रकृति का किया है। तो इसमें जो है एक कस्तूरी मृग के विषय में बताया है कवि ने। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों विशेष की, तो इसमें विशेष है, इसमें पर्वतीय प्रदेशों में जो रहते हैं कस्तूरी मृग, उनके स्वभाव के विषय में बताया है। और तरल तरुण कस्तूरी मृग, देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, सुंदर बिंब विधान है। और अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाव पक्ष की ओर हम चलें। भाव पक्ष में बच्चों इसमें क्या है, मृग की निश्चलता के विषय में बताया है और प्रकृति के मनोरम दृश्य जो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनके विषय में बताया है।
अब हम रुख करेंगे काव्य सौंदर्य की ओर। सबसे पहले नंबर आता है भाव पक्ष का। तो भाव पक्ष में बच्चों हिमालय क्षेत्र में जो पाए जाने वाले कस्तूरी मृग है उनकी निश्चलता का वर्णन है, मैंने पहले ही बताया। प्रकृति का मनोरम चित्रण है। और कला पक्ष की बात करें तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, और जो पद है वो गेय है, संगीत की पूरी आभा लिए हुए है। तो बड़ा सुंदर इसमें जो है प्राकृतिक सौंदर्य, मृग का सौंदर्य बन पड़ा है। इसको बार बार पढ़ेंगे, निस्संदेह आपको मज़ा आएगा, आप रोमांच अनुभव करेंगे।